इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब जो परफेक्ट कंपटीशन, जो प्राइस की स्ट्रेट लाइन थी ना, कि हमने कहा था परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम होती है और वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है, अब वो वाला सीन खत्म हो जाएगा। अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें 3 केसेस होते हैं। पहला कौन सा? मोनोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर ओलिगोपोली। पहला क्या है? मोनोपोली। किसकी एग्जांपल है ये? इम्परफेक्ट कंपटीशन की है। एक्सट्रीम केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, दिस इज लाइक एन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। हम कह रहे हैं कि मोनोपोली ऐसा है जिसमें समझ लें कि इसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि मोनोपोली क्या होता है? ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली ए सिंगल फर्म। यहाँ पर देखें, अब किसी टीचर के पास एक स्टूडेंट पढ़ता है और उसके जितने भी मार्क्स आए हैं वो कहेंगे मेरे पूरी क्लास में सबसे मैक्सिमम नंबर आए हैं, हालांकि हकीकत यह है कि वो अकेला बच्चा था। तो वहां पर तो कंपटीशन ही कोई नहीं था। तो फिर फर्स्ट भी वही है, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है और फोर्थ भी। तो इस तरह से मोनोपोली में भी एक अकेला बंदा किसी देहात में बैठा है, वहां पर उसने दुकान बनाई हुई है और वो खुश हो रहा है कि यहाँ पर मैं टॉप पे हूँ और मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो उसे कोई बताया कि तुम्हारे इर्द गिर्द और दुकानें हैं जो नहीं। किसी कंपटीशन में बैठो, किसी कुछ शहर में, सिटी में बैठो, मेन मार्केट में, वहां पर अपना बिजनेस बनाओ, फिर हम देखते हैं कि तुम कितना प्रॉफिट कमाते हो। तो मोनोपोली क्या है? ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल है और दिस इज लाइक एन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि अकेली दुकान है तो समझ रहे यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। विच सप्लाइज ए यूनिक प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट टू होल मार्केट हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ऑन प्राइस एंड आउटपुट। अब किसी दुकान में, किसी देहात में एक अकेला बंदा दुकान बना के बैठा है, तो उसकी मर्जी है वो प्रोडक्ट जितना बनाए, कीमत जितना भी रखे, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर और दुकान है नहीं, तो लोगों ने इसके पास से चीजें लेने आना है। तो इस तरह से वो अपनी मर्जी के, उसकी मर्जी है, उसका पूरा कंट्रोल है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कितना रखे और आउटपुट कितना रखे। पाकिस्तान रेलवे, अब जिस तरह से रेलवे है, क्या पाकिस्तान में किसी और कंपनी का कोई रेलवे है? नहीं है। तो रेलवे वाले जितनी टिकट रखें उनकी मर्जी है, क्योंकि उनको पता है कि किसी और कंपनी की रेलवे तो चल ही नहीं रही, एक ही चल रही है कौमी तौर पर जो हुकूमत की तरफ से है। इसके बाद क्या है? वासा, वायरलेस लॉगरिथम सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ये एब्रीविएशन भी याद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कहीं आप पूछ लें कि ये क्या होता है। इसके बाद है लेस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। लाहौर को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है वो सिर्फ और सिर्फ लेस्को ही है। अब जिस तरह से कराची का हम सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक, अब वहां पर वो एक कंपनी सपोज बिजली प्रोवाइड कर रही है, तो और तो कोई है नहीं, तो उनकी मर्जी है वो उसकी जितनी भी कीमत रखें। इसके बाद है वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री। यहाँ पर नई दुकानों के बनने में कुछ रुकावटें होती हैं। वो कैसे? लीगल बैरियर्स एनफोर्स्ड बाय लॉ, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड लाइसेंस वगैरह। ठीक है, यहाँ पर लीगल बैरियर, लीगल का मतलब भी यही लॉ से रिलेटेड है, कवानीन। कॉपीराइट किसे कहते हैं? कि मैंने अपने नोट्स लिखे हैं लेकिन किसी ने मेरा वाटर मार्क हटाकर अपना वाटर मार्क लगा के आगे फैला दिए हैं, तो ये कॉपीराइट आता है। हाँ, अगर मैंने खुद उसे इजाजत दी है फिर कोई मसला नहीं है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल बिहेवियर्स एनफोर्स्ड बाय डिफरेंस इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस भी कह सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और वर्टिकल इंटीग्रेशन। टेकिंग वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब ये है कि मेरी ये कंपनी है, अब मैं वहां पर खुद बैठा हूं या मैंने कोई बंदा रखा हुआ है उस चीज को देखने के लिए। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन ये होती है कि जब मैं उसका मालिक खुद हूँ, उसको सारा कुछ खुद देख रहा हूँ। हाँ, अगर मैंने उसे हैंड ओवर कर दिया किसी और बंदे को तो फिर ये नहीं है। कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज, रेपुटेशन ऑफ इनकम्बेंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, दिस प्रोडक्शन टू डील with whole industry which enable them to produce a product at such a lowest average cost than other firms cannot match वगैरह। स्ट्रक्चरल बैरियर्स से मुराद यही होता है कि उसके प्रोडक्शन प्रोसेस के क्या डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है? इफ ए फर्म हैज एबिलिटी टू अडॉप्ट ए चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड इट कैन प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन द इंडस्ट्री। अब ये देखें यहाँ पर कैसे हो रहा है। वो कहता है कि अब एक दुकान है, वो ऑलरेडी ही इतनी कम कीमत पर प्रोडक्ट बना रही है, तो वो ऑलरेडी उसने लोगों को इतना खुश रखा हुआ है, तो क्या कोई और दुकान बनेगी? It can prevent entry of new firm in the industry. Regulatory barriers, sometimes state authorities may decide to allow only a particular firm to deal with a particular product in a region. In such situation, no other firm can enter into market. कभी कभी वो कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि हुकूमत किसी को कहे कि नहीं यार, इस प्रोडक्ट के लिए ना यही फलां कंपनी जो यही काम करेगी। अब डैम बन रहे हैं तो हुकूमत ने कह दिया कि डैम बनाने का काम जो है वो सिर्फ डेस्कॉन करेगी, तो जाहिर सी बात है और कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मिले ही डेस्कॉन को है। तो इस तरह से वहां पर कोई और कंपनी का काम नहीं बनेगा, तो वो एक बैरियर हो गया ना। उसके बाद है प्रीडेटरी प्राइसेस और डंपिंग या डिस्पोजल ऑफ समथिंग। प्रीडेटरी किसे कहते हैं? प्रीडेटर, शिकारी को। मतलब ये शिकार कर रही हैं बाकी दुकानों का।
अब एक बंदा है, वो जब कीमत इतनी कम रख देगा किसी प्रोडक्ट की, तो क्या वहां पर कोई और दुकानों वाले हिम्मत करेंगे अपनी दुकान बनाने की? उन्हें पता है यहाँ पर हर कोई इसी बंदे का फैन हो चुका है, इसी कंपनी का, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी कम कीमत पर प्राइस रख रही है। और कोई भी कंपनी कम कीमत क्यों रखती है? सिर्फ इसलिए कि किसी और दुकान को वहां एंटर ना होने दे या वहां से निकाल दे। डंपिंग का मतलब होता है डिस्पोजल ऑफ समथिंग, किसी और चीज को रिमूव कर दे वहां से। एंड फोर्स्ड बाय मोनोपोलिस्ट टू मेक द एंट्री ऑफ फर्म्स डिफिकल्ट एंड टू मार्केट, एंट्री जो है मार्केट में नई दुकानों की मुश्किल बना देते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्रेडेटिव प्राइसिंग, फर्म सेल द गुड एट मच लोअर प्राइस टू गेट अदर फर्म्स आउट ऑफ मार्केट। वो कहते हैं कोई भी दुकान है इतनी कम कीमत पर चीज बेचती है, क्यों? ताकि बाकी मार्केट में जो दुकानें हैं उनको आउट कर सके। एंड व्हेन दोज फर्म लीव द मार्केट, एग्जिस्टिंग फर्म इंक्रीज द प्राइस वंस अगेन। अब 6 दुकानें थी, तो एक दुकान ने सोचा कि मैं कीमत जो है बाकी सारे एक प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए रखा हुआ है तो मैं 50 रख देती हूँ। अब सारे के सारे लोग उसी 50 वाले के पास चले गए। बाकी जो 100 वाले थे वो ऐसे ही मुंह तक रहे थे कि यार हमारे पास तो कोई नहीं आ रहा। एक टाइम आता है जब उनको पता चलता है कि यार हमारे पास कोई नहीं आ रहा, तो बेहतर है हम यहाँ पर अपना कारोबार बंद करें, क्योंकि हमने कीमत कम की तो वो हमें वैसे वारे नहीं खाती। हो सकता है उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी होती हो, कोई उनकी मशीनरी अच्छी हो, उनकी दुकान का किराया ज्यादा हो, लेबर की तनख्वाहें ज्यादा हो, मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं जिसकी वजह से वो कीमत कम नहीं करते। वो कहते हैं बेहतर है हम यहाँ पर अपना कारोबार बंद कर दें। अब 6 दुकानें थी, उनमें से एक ने 100 से 50 कीमत कर दी। अब बाकी जो 5 थी, या तो वो भी 50 रुपए कीमत रखती या फिर अपना बिजनेस बंद कर दी। तो उन्होंने हालात को देखते हुए समझा होगा बेहतर कि हम अपना कारोबार बंद करते हैं। जब वो वहां पर अपनी दुकानें बंद करके चले गए, तो जो जिसने 50 रुपए कीमत की थी, अब उसे पता चला कि यार अब पहले 6 दुकानें थी, अब तो बाकी 5 बंद हो गई, अब तो मैं अकेला हूँ, तो अब मेरी मोनोपोली हो गई है एक किस्म की, मेरी मर्जी है मैं जितनी कीमत रखूं। तो इस टाइम वो क्या करेगा? एग्जिस्टिंग फर्म इंक्रीज द प्राइस अगेन, वंस अगेन। इट इज ए स्ट्रेटेजी टू कीप कंपिटिटर्स आउट ऑफ मार्केट। उसके जो 5 और दुकानें कंपिटिटर्स थे उनको उसने मार्केट से बाहर कर दिया। इन दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर इंटेंशनली केप्ट एट सच ए लो लेवल दैट द राइवल फर्म्स, मतलब वही जो उसके मुकाबले वाली हैं, कंपिटिटर्स हैं, कैन नॉट कम्पीट एंड हैव नो अदर ऑप्शन बट टू लीव द मार्केट। वो कहते हैं ये उसकी स्ट्रेटेजी होती है कीमत रखने की, कि मैं इतनी कम कीमत रखूं कि बाकी जो है वो इतनी कीमत कम रख नहीं सकते। उसको पता होगा कि ये किसी ढाबे के ऊपर बैठा हो सकता है, उनकी बड़ी ऊंची दुकान हो, तो वो कीमत कम रख नहीं सकते, क्योंकि वो कीमत कम कम करेंगे तो उनको उस तरह से भी लॉस होगा। तो बेहतर है वो लॉस बरकरार जारी रखें, लॉस बेयर करते रहें, वो दुकान बंद कर देंगे। तो जब दुकान बंद करेंगे तो ये पीछे कीमत बढ़ा देता है। इसके बाद कंट्रोल ओवर की इनपुट्स, रिसोर्सफुल firms can create monopoly by controlling the essential inputs for some industries, such as cotton, sugarcane, or oil seeds, to have entire control over these inputs. Although this is not an easy task, but competitors can be discouraged through such exercise. Resourceful firms can create monopoly by controlling the essential input for some industry. अब बहुत सी दुकानें हैं, सपोज समझ लें 5-6 दुकानें हैं जो बर्गर वाली हैं। अब पीछे से वो ब्रेड लेकर आती हैं। अब जो ब्रेड बेचने वाली कंपनी है वो कहती है कि नहीं यार, जो उस मार्केट में 6 दुकानों में से जो एक दुकान वाला है ना, वो मेरा दोस्त है, तो बेहतर क्या है कि मैं ब्रेड सिर्फ उसी को बेचूं, बाकी किसी को ना बेचूं, ताकि सिर्फ उसी का अच्छा बिजनेस चले और बाकी की दुकानें बंद हो जाए। तो देखिए ये अब उसका जो दोस्त है ब्रेड बेचने वाला, वो जबरदस्ती अपने दोस्त बर्गर वाले को मोनोपोलिस्ट बना रहा है कि ये अकेला काम करे, ये अकेला पैसे कमाए। फर्म्स रेवेन्यू अंडर मोनोपोली, अब रेवेन्यू मोनोपोली के अंदर हमने रेवेन्यू को देखना है। और मोनोपोली किसकी एग्जांपल है? मैंने हर दफा साथ लिख दिया है इम्परफेक्ट कंपटीशन की, जहां पर जो प्राइस है वो एक जैसी नहीं होगी। यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन थी अब नहीं होगी, एक स्ट्रेट लाइन थी और हमने 3-4 चीजें कहा था कि सबकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो वाला सीन अब नहीं होने वाला। फर्म एंजॉयज कंप्लीट लिबर्टी टू डिटरमाइन इट्स प्राइस एंड आउटपुट। वो कहते हैं कि ये मोनोपोली है, अकेला बंदा दुकान बना के बैठा है, उसे पूरी लिबर्टी है, पूरी आजादी है उसकी कीमत रखने में या अपना प्रोडक्ट बनाने में कि कितना प्रोडक्ट बनाऊं। कॉन्सिक्वेंशली फर्म्स मेक नेसेसरी चेंजेस इन इट्स प्राइस टू मैक्सिमाइज इट्स टोटल रेवेन्यू। वो कहते हैं अब जो दुकान है वो अपनी इस तरह की तब्दीलियां लाती है अपनी प्राइस में ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमा सके। अब टेबल रिप्रेजेंटेशन है। अब इम्परफेक्ट का कंपटीशन जो है ना, आप उसको अच्छे तरीके से हमने देखना है, जहां पर कि उसकी प्राइस में क्या तब्दीली आती है।
अब यहाँ पर देखें क्वांटिटी जो है पहले 1 यूनिट था, फिर 2 3 4 और इस तरह से सारी क्वांटिटी बढ़ती गई 10 यूनिट्स तक। जो प्राइस थी देखें, जो पहले परफेक्ट कंपटीशन उसमें क्या था, प्राइस सेम थी, जो भी फिगर होता एक जैसा ही था। हमने फिगर रखा था 10 का, तो हर रो में प्राइस के कॉलम में सारे फिगर 10 10 ही थे। और इस तरह से आगे की चीजें फिर चेंज हुई थी। इस प्राइस क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जहां पर अकेली मोनोपोली है, अकेला बंदा दुकान बना के बैठा है, तो वही जैसी कीमत नहीं रखेगा। उसे कौन सी मजबूरी है कि उसने मार्केट को फॉलो करना है, वो कीमत कभी बढ़ा सकता है कभी कम कर सकता है। तो इस तरह से कीमत चेंज होगी। ठीक है, तो हमने ये प्राइस का बिहेवियर शो किया है। सपोज वो ऐसा ऐसा प्राइस कम करता है। अब टोटल रेवेन्यू हमने देखना है। टोटल रेवेन्यू का आपको ओवरऑल बिहेवियर पता होना चाहिए। ठीक है, फिगर कोई भी यूज करें। अब देखें टोटल रेवेन्यू क्या है, 10 18 24 28 30 30 30, इसके बाद कम। हमने पढ़ा था ना कि रेवेन्यू आता है प्रोडक्ट से। जो प्रोडक्ट होता है उसका बिहेवियर क्या होता है। प्रोडक्ट पहले क्या होता है, पहले दिन बहुत 1 यूनिट बना था, उसके बाद ऐसा ऐसा वो मजदूर जो था वो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमने कहा था हो सकता है फर्म के पास तो मशीन एक हो, बंदे 10 हो, तो जाहिर सी बात है एक मशीन के ऊपर ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा ऐसा वो 10 बंदे काम की बजाय आपस गपशप में लग जाएंगे, या उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इस तरह से फिर ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनना कम हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू भी उसी से प्रोडक्ट से आया, तो इसका बिहेवियर ये वाला है। अब आपने एवरेज रेवेन्यू निकालना है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते होते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो टोटल रेवेन्यू हमें 10 रुपए मिला, क्यों, हमने 1 यूनिट बेचा था, तो मतलब 1 यूनिट के ऊपर 10 रुपए हमने कमाया है। आगे क्या है एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 18 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, 18 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया 9। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, 24 डिवाइडेड बाय 3, तो 8 आंसर आया। तो इस तरह से ये एवरेज रेवेन्यू की वैल्यूज निकलती हैं। इसके बाद है मार्जिनल रेवेन्यू, ये हर इजाफी होता है। एवरेज रेवेन्यू का हम शो करते हैं AR से। मार्जिनल रेवेन्यू जब हम निकालते हैं तो इसमें हम चेंजेस की बात करते हैं ना, इजाफी रेवेन्यू की हर यूनिट के ऊपर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर देखें रेवेन्यू जो है, पहले तो हमने टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या आउटपुट कर दिया था, तो एवरेज रेवेन्यू निकल आया। मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हुए हम टोटल रेवेन्यू का चेंज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले 10 है, उसके बाद 18 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे, तो 18 माइनस 10, आंसर क्या निकला 8। ठीक है, ये देखें 8। उसके बाद क्या है 24 डिवाइडेड बाय 18, मतलब जिस रो के ऊपर आप हैं उससे पिछली रो को माइनस कर देना है। चेंज देख रहे हैं ना, मार्जिनल है, तो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0। तो मार्जिनल रेवेन्यू का इस तरह से बिहेवियर आ रहा है। अब इसके रिजल्ट हमने क्या निकाले, हमने क्या कि प्राइस रिमेन चेंजिंग। परफेक्ट कंपटीशन में हमने कहा था प्राइस रिमेन सेम, यहां पर हम कह रहे हैं प्राइस रिमेन चेंजिंग इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग सेम, एक जैसी रहने की बजाय तब्दील हो रही है। टोटल रेवेन्यू फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ये बात हमने ना तो रट्टा लगानी है या हम ना ही हमने कहीं से देखनी है, हमने टेबल में देखा है। ये नहीं कि हमने कोई पता नहीं वैसे कोई थ्योरी बन गई है, हमने बिहेवियर इसका बकायदा टेबल के ऊपर शो किया है। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। देखें अब यहाँ पर भी जो प्राइस की कर्व है और एवरेज रेवेन्यू की कर्व एक जैसी होगी। मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन नहीं होगी कि प्राइस एक जैसी नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। प्राइस की लाइन जो है कर्व है वो कोई और तरह की होगी। अब देखें प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम नेगेटिव। मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट डिक्रीजेस 10 18 6 then become negative. When total revenue is increasing, marginal revenue is decreasing. When total revenue is increasing, marginal revenue is decreasing. When total revenue is decreasing, marginal revenue is negative. When total revenue is decreasing, marginal revenue is negative. When total revenue is maximum, marginal revenue is minimum. When total revenue is maximum, marginal revenue is minimum. ये सारी टेबल में से हमने चीजें देखी हैं। टेबल सारी बनी कैसे, एक तो आपको क्वांटिटी आपको पता है ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बढ़ता है, प्राइस आपने चेंजिंग वाली रखनी है कि एक जैसी प्राइस नहीं है,
फिर टोटल रेवेन्यू का ओवरऑल बिहेवियर आपको पता है, तो उसके मुताबिक फिगर सेट करने हैं कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन कांस्टेंट देन डिक्रीजेस। फिर एवरेज रेवेन्यू आप इसी टोटल रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्वांटिटी से करेंगे। मार्जिनल जो है वो इसी टोटल रेवेन्यू जो है वो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे कि जिस रो का आपने निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, उस रो के सामने जाएंगे, उसमें से उसके पिछले फिगर को माइनस कर देना है, तो वो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। अब ग्राफ बन गया। टोटल रेवेन्यू हमने क्या कहा था, फर्स्ट इंक्रीजेस देन कांस्टेंट देन डिक्रीजेस। एवरेज रेवेन्यू जो था उसका क्या था, एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा कम हो रहा है। तो कम जब होता है, जिस तरह डिमांड थी प्राइस के बढ़ने से कम हुई थी, तो हम क्या कहते हैं, तो अब एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा कम हो रहा है, डाउनवर्ड इसकी आएगी। और जो मार्जिनल रेवेन्यू था वो पहले कम हो रहा था फिर नेगेटिव हो गया था, तो देखिए एक्स एक्सेस की जो लाइन है ये उससे भी नीचे आ गया है। ये शो करता है कि ये वाला मार्जिनल रेवेन्यू का जो पोर्शन है वो नेगेटिव है, जैसे टेबल के ऊपर है। तो टेबल को देखकर ही आपने ग्राफ ड्रा करने हैं, और तो इसमें कोई बात नहीं है। प्रॉफिट इन शॉर्ट रन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये आपने याद रखना है। पहले रेवेन्यू को देखा आपने, अब हमने प्रॉफिट को देखना है, वो भी इम्परफेक्ट कंपटीशन में। और इम्परफेक्ट में भी हम प्रॉफिट को फिर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में देखते होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अभी शॉर्ट रन में देखेंगे। शॉर्ट रन में हमें पता है 3 किस्म के प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल और सब नॉर्मल। फिर हमने नॉर्मल को देखना है। नॉर्मल क्या होता है, हमेशा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब यहाँ पर एवरेज देखें, वहां पर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की स्ट्रेट लाइन थी। यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू की कर्व ये डाउनवर्ड है डिमांड कर्व की तरह, और मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व ये भी डाउनवर्ड और नीचे नेगेटिव तक है डिमांड कर्व की तरह, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू की कर्व हमें क्या पता, देखें एक मिनट, हाँ ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब देखें ये वाला पॉइंट है जहाँ ये लाइन आ रही है ना, एवरेज रेवेन्यू की लाइन आ रही है स्ट्रेट नीचे की तरफ, ये और एवरेज कॉस्ट ये आ रही है, ये इस पॉइंट के ऊपर टच करेंगे दोनों, तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट है। उसके बाद क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ये वाली कर्व, और जो एवरेज यहाँ पर देखें, एवरेज कॉस्ट इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, खर्चा कम है, तो कॉस्ट नीचे कर्व होगी, रेवेन्यू की ऊपर होगी। तो ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है डाउनवर्ड, एवरेज रेवेन्यू देखिए ये वाली, और एवरेज कॉस्ट वाली कर्व ये गोल, ये एवरेज कॉस्ट नीचे है ना और एवरेज रेवेन्यू ऊपर है, तो शो कर रहा है ये क्या है, प्रॉफिट है। तो ये इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा वो शेडेड एरिया हमें प्रॉफिट शो कर रहा है। इसके बाद एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, कॉस्ट खर्चा ज्यादा है, तो खर्चा ज्यादा है तो कर्व खर्चे वाली ऊपर आएगी और रेवेन्यू वाली नीचे आएगी। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो गैप है ये हमें लॉस शो करेगा। अब लॉन्ग रन में हमने देखना है। लॉन्ग रन में हमें पता है कि यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए मोनोपोली में, तो यहाँ पर जो इम्परफेक्ट कंपटीशन के लॉन्ग रन में जो फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी एक हद तक कमा सकती है इन लॉन्ग रन। यहाँ पर जो पिछला था ना, जो परफेक्ट कंपटीशन था, उसके लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट था। जो इम्परफेक्ट कंपटीशन की पहली टाइप मोनोपोली है, उसके लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट के साथ साथ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी है। ये फर्क एक है बस। In long run, a monopolist firm can alter all its input resources in order to adjust variation in market demand for product. हमें पता है लॉन्ग रन में हम सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। As a monopolist firm is not utilizing its resources optimally, we will see in drawbacks of monopoly. The firm has ability to expand its output to adjust according to market situation. देखिए जब किसी कारोबार का कंपटीशन चल रहा हो ना किसी और कारोबार के साथ, तो वो अपना सारा जोर लगाते हैं, अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। लेकिन जब कंपटीशन ही ना हो, उसे पता है मैं अकेला हूं, चाहे मैं सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज करूं या बुरे तरह से, क्वालिटी जैसी भी रखूं, कीमत जैसी भी रखूं, लोगों ने मेरे पास आना है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वो अपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रही होती। तो उसमें कैपेसिटी होती है अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट या आउटपुट को बढ़ाने की।
तो इस तरह से जब उसमें अभी कैपेसिटी रहती है अपने प्रोडक्ट या आउटपुट को बढ़ाने की, तो मतलब वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है, तो उसे इस तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न कर सकती है। क्योंकि मोनोपोली है इसलिए यहाँ पर ये सुपर नॉर्मल कमा सकती है, क्योंकि पहले अपने रिसोर्सेज को सही से यूज ही नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर देखें नॉर्मल प्रॉफिट इम्परफेक्ट में एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू वाली डाउनवर्ड और ये वाली गोल यहाँ पर टच कर रही है, तो यहाँ पर दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। इसके बाद सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर नॉर्मल में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यहाँ पर क्या है, खर्चा कम और रेवेन्यू ज्यादा। तो देखें यहाँ पर खर्चा, जहां पर खर्चा ज्यादा और खर्चा कम, रेवेन्यू ज्यादा और खर्चा नीचे आएगा कम, क्योंकि प्रॉफिट है, तो इन दोनों के दरमियान गैप। देखिए हमने ओवरऑल इन दोनों के दरमियान डिफरेंस या कंपैरिजन ही इन दोनों का करना है। उसके बाद अब जो मोनोपोली है, अकेला बंदा दुकान बना के बैठा है, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी ड्यू टू बीइंग सेट बाय प्राइस सेटर मोनोपोलिस्ट। वो क्या कहते हैं, इसमें जो कीमत है वो स्टेबल हो सकती है, क्यों, क्योंकि अकेला बंदा है, वो दुकान अगर अपनी कीमत को, प्राइस को स्टेबल रखना चाहे तो रख सकता है। मोनोपोलिस्ट इज एबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने क्या कहा था कि जो किसी फर्म के एडवांटेजेस थे, विच डिक्रीजेस द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, मतलब जहां पर कॉस्ट कम हो रही थी और रिटर्न बढ़ रहा था, रिटर्न टू स्केल जो हमने पढ़ा था। दिस इज द आर्गुमेंट फॉर नेचुरल मोनोपोलीज। फर्म कैन ऑपरेट इंटरनेशनली एट मच मोर कंपेटिटिव रेट। ठीक है, फर्म प्रॉफिट्स कैन बी यूज्ड टू फंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, अलाउज फॉर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, स्टेट कंट्रोल्ड मोनोपोलीज हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंड मेकिंग गुड्स दैट आर एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक। हुकूमत को पता है कि मेरी आवाम को इस प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है, तो इस तरह से वो किसी स्पेसिफिक कंपनी को कह देती है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, मोनोपोलिस्ट फर्म आर प्राइस मेकर। मोनोपोली क्या होती है, अपनी मर्जी की कीमत रखती है, मार्केट की प्राइस को टेक नहीं करती, खुद प्राइस मेक करती है, तो इसलिए ये प्राइस मेकर है, प्राइस सेटर, प्राइस टेकर नहीं है। देयरफॉर दे कैन हैव ईदर लॉस और लेस और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट, दे कैन इंक्रीज द प्राइसेस करेजसली, कोई डर नहीं होता उनको प्राइसेस बढ़ाने में। कंज्यूमर डू नॉट हैव अदर चॉइसेस बट टू परचेज ए प्रोडक्ट ऑन ए प्राइस सेट बाय द फर्म रेदर देन द मार्केट फोर्स। जो उसने कीमत रखनी है उसी पर वो मजबूर है लेने के लिए, क्योंकि और कोई दुकान नहीं है। Therefore, they usually get fewer goods at higher prices, which cause the loss of consumer surplus. No motivation towards innovation. जहां पर कंपटीशन होता है ना, वहां पर ही इनोवेशंस और डिस्कवरीज होती हैं, बंदा दिमाग लड़ाता है, नई चीजें इजाद करता है। जहां पर कंपटीशन ही ना हो, उसे पता है कि यार बस जैसा निजाम चल रहा है ऐसा ही ठीक है, तो उसे कोई मोटिवेशन नहीं मिलती किसी और इनोवेशन की तरफ। Less efficiency, which can be productive inefficiency. Firm is not producing its lowest average cost at lowest. Seller charges different prices from different sets of consumers for same product. This is called price discrimination. Price discrimination की डेफिनेशन हमने आगे कंसेप्ट देखना है, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही कीमत, एक ही चीज की कीमत मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ ली जाए। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं बेसिकली। कंसेप्ट यही है जो हमने ग्राफ्स देख लिया है, उसके पहले कंसेप्ट भी देख लिया है, और यहाँ पर कुछ फायदे हैं अकेली दुकान बनाने के, कुछ नुकसान हैं, तो वो आपने रीड कर लेने हैं। इसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट आ गया है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझ ले डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस या कन्फ्लिक्ट्स। जब एक जैसा कुछ ना हो, सेलिंग सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर्स ऑन डिफरेंट प्राइसेस। एक बर्गर है, ठीक है, 100 रुपए का है, एक्चुअल प्राइस उसकी है 100 रुपए। अब एक कोई कस्टमर आया, मिस्टर ए, उसे आपने कहा है कि बर्गर 100 का है। एक आपका दोस्त आ गया, फ्रेंड, उसे आपने कहा है 80 का है। अब देखें, था तो वही एक ही बर्गर, इससे आपने 100 रुपए ले लिया, उससे आपने 80 रुपये लिया है, तो इस तरह से आपने प्राइस एक जैसी नहीं रखी, प्राइस डिफरेंट रखी है, प्राइस में कन्फ्लिक्ट्स या डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं, तो हम कहते हैं ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्म अंडर मोनोपोली कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स, अकेला जो है इसलिए प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग कंडीशन। फर्म मस्ट हैव एबिलिटी टू सेट द प्राइस एंड आउटपुट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। जाहिर सी बात है, कोई बंदा मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ कीमत तभी ले सकता है ना जब उसके पास अथॉरिटी हो। अगर उसके पास कोई इस तरह की मार्केट है जहां पर उन्होंने एक जैसी प्राइस रखी हुई है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन था, वहां पर तो वो किसी से ज्यादा किसी से कम नहीं ले सकता, क्योंकि वहां तो सेम मार्केट प्राइस होती है। लेकिन वो कहता है कि फर्म इस यहाँ पर उसको अथॉरिटी है,
For successful price discrimination, a firm must be able to segregate the market on the basis of the income or average of elasticity of demand of different classes of society. वो कहता है कि अगर कहता है ना कि मैंने इस प्राइस को मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ लेना है और मैंने इस अपनी मेथड, इस स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके पीछे उसकी कुछ रीजंस होनी चाहिए। वो कैसे? सपोज एक बंदा है, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि एक लेज है, एक इंपोरियम शॉपिंग मॉल लाहौर में रखा हुआ है, एक लेज किसी छोटे शहर में रखा हुआ है। सेम लेज जो इंपोरियम में है वो 200 का होगा और किसी आम छोटे से शहर में 50 रुपए का होगा, हालांकि एक जैसा लेज है, लेकिन क्योंकि उसे पता है इंपोरियम में वही लोग आते हैं जिनकी इनकम ज्यादा है, ठीक है, तो इस तरह से उसे ज्यादा कीमत रखता है। जो छोटा शहर है उसे पता है यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, तो उसकी इनकम कम रखता है। Prevention from reselling the product enable the firm to discriminate the prices for a good and different market price. Prevention from reselling the product. Otherwise, buyers will purchase a product in low price and sell them on high price. The electricity prices, where per unit price is low for domestic users and high for commercials. अब आपके घर की जो बिजली है ना, उसके एक यूनिट की कीमत होगी 20 रुपए सपोज, लेकिन अगर आप किसी दुकान का मीटर है बिजली का, उसके एक यूनिट की कीमत होगी 30 रुपए। क्यों? हालांकि बिजली तो एक जैसी है, तो यूनिट की कीमत भी एक जैसी होनी चाहिए। नहीं, घर वाले जो रेजिडेंशियल एरिया होता है ना, उसकी कीमतें कम होती हैं बिजली की, लेकिन जो कमर्शियल एरिया होता है, जहां पर आपका कोई कारोबार चल रहा है, जहां पर आपने पैसा कमाना है, उसकी बिजली महंगी होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इस बिजली को इस्तेमाल करके मजीद आगे ये पैसा कमा रहे हैं। जो घर की बिजली है वहां से आप बिजली इस्तेमाल करके पैसा तो नहीं कमा रहे, तो इसलिए जो रेजिडेंशियल या डोमेस्टिक यूजर्स होते हैं उनकी कीमत कम होती है, जो बिजनेस वाले होते हैं कमर्शियल के लिए उनकी कीमत हाई रखी जाती है। इफ स्टेट डजंट अप्लाई रिस्ट्रिक्शन ऑफ रीसेल, द डोमेस्टिक यूजर्स कैन यूज द इलेक्ट्रिसिटी फॉर कमर्शियल पर्पस विदाउट मेकिंग एक्स्ट्रा पेमेंट टू द डिपार्टमेंट। There is inelastic demand for commercial users and relatively elastic demand for domestic user. वो कहता है ये जो है ना inelastic demand है for commercial users। वो कैसे? वो कहता है जिसका बिजनेस है उसकी जो डिमांड है उसमें inelasticity है, वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो घर की बिजली है उसमें चेंज हो सकता है। अब ये तो प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब एक बड़ी फैक्ट्री है आपकी, क्या बिजली के बगैर आप चला सकते हैं? बिजली का रेट महंगा भी हो जाए तो आप उसकी डिमांड में तब्दीली लेकर नहीं आएंगे, तो डिमांड की जब तब्दीली नहीं होगी तो हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड है। उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब हमने पहला परफेक्ट कंपटीशन देखा, अगला इम्परफेक्ट देखा। इम्परफेक्ट के अंदर तीन टाइप्स थी, एक थी मोनोपोली, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक थी ओलिगोपोली। मोनोपोली हमने पढ़ लिया है, अब हम सेकंड वाला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ने लगे हैं। मिक्सचर ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब मोनोपोली। वो कहता है कि ये परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट की जो मोनोपोली वाली टाइप है उन दोनों का मिक्सचर है। फर्म पार्शली बिहेव्स लाइक मोनोपोलिस्ट एंड पार्शली बिहेव्स एज कंपेटिटिव फर्म। वो कहता है कि कुछ इसकी हरकतें ऐसी हैं जैसे मोनोपोली है, कुछ ऐसी हरकतें हैं जहां पर एक कंपटीशन है। ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर कंपटीशन इज अमंग वेरियस मोनोपोलीज, मतलब क्या कि बहुत सी अकेले अकेले लोगों ने दुकानें बनाई हुई है तो उनके दरमियान कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड एवरीवन इज कंट्रोलिंग ए स्मॉल शेयर ऑफ मार्केट। ठीक है, दुकानें ज्यादा हों तो जाहिर सी बात है थोड़े थोड़े कस्टमर सबके पास आएंगे, तो स्मॉल शेयर ऑफ मार्केट है। Every brand tries to create some differentiated features in its product over to its competitors to add an element of monopoly for that product. वो कहता है कि अब ये मोनोपोली उस तरह की नहीं है कि एक अकेले बंदे ने देहात में दुकान बनाई हुई है। ये मोनोपोली इस तरह से है कि सपोज यहाँ पर बर्गर की 6 दुकानें हैं, लेकिन उनमें से जो 5 दुकानें हैं बर्गर की वो सिर्फ अंडे वाला बर्गर बेचते हैं, लेकिन जो एक है वो चिकन वाला बेचती है। हैं तो सारे बर्गर, लेकिन उस चिकन वाले ने अपनी मोनोपोली बना ली है किस्म की कि चिकन सिर्फ मेरे पास है। हालांकि बर्गर देखा जाए तो बर्गर तो सबके पास है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ ऐसा फीचर ऐड कर दिया है जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा है कि वो अकेला बंदा बेचने वाला है। चिकन वाला बर्गर तो उस अकेले के पास हुआ। इसके बाद क्या, फर्म कैन एंटर एंड एग्जिट द मार्केट फ्रीली, हाउएवर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेक्स इट लिटिल डिफिकल्ट फॉर कंपटीटर्स या कंपटीशंस टू सर्वाइव लाइक इन परफेक्ट कंपटीशन। वो कहते हैं यहाँ पर आप देखें प्रोडक्ट के फीचर में डिफरेंस आ रहा है। अब जिसके पास चिकन है वो उस भी 100 का दे रहा है और बर्गर वाला भी 100 का दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों ने चिकन वाले के पास जाना है, अंडे वाला भी 100 का दे रहा था। Customers have high degree of brand loyalty due to product differentiation because every customer feel that the product is not only different from other but also of quality. अब जो हमने कहा था कि ब्रांड्स की जो चीजें होती है ना वो लोगों का एतबार बढ़ जाता है कि यार ये जो ब्रांड है ना इसकी जो क्वालिटी है वो किसी आम दुकान की चीज में नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं ब्रांड में भी हम कहते हैं कि फलां जो ब्रांड है ना इसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। पिज्जा जो फोक्स एंड आइव्स का है उसके जैसा और भी हो नहीं सकता। अगर ये दिमाग हम बना लें
तो ये हमारी उस ब्रांड के साथ लॉयल्टी शो करता है। ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ब्रांड लॉयल्टी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेलर्स compete on factors other than the price ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ब्रांड लॉयल्टी। तो वो कहते हैं कीमत की वजह लोग उसके फीचर्स पर लड़ने लगते हैं। मैसिव एलोकेशन एंड बजट फॉर एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बेटर distribution, after sales services वगैरह। These conditions reflect a downward sloping, relatively elastic demand curve of a firm, because if firm will increase the price, it will sell less, and by decreasing the price, it will sell more। जाहिर सी बात है, ये तो आम लॉ ऑफ डिमांड वाली बात कर रहा है। However, demand curve is relatively elastic because there are close substitute। अब जिस किसी प्रोडक्ट के सब्सिट्यूट हो तो उसकी डिमांड जो है चेंज होती रहती है, क्योंकि अगर मेन प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो लोग उसके सब्सिट्यूट की तरफ चले जाएंगे, तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी पहले वाले की। So the customer will react quickly to price changes and rapidly shift over to or from the competitors। Running a restaurant, shoes outlet and hair salon are great examples। अब सपोज यहाँ पर रेस्टोरेंट 5-6 हैं, तो अब एक अगर ज्यादा महंगी अपनी प्रोडक्ट की कीमत रखेगा रेस्टोरेंट अपने सालन वगैरह की, तो लोग किसी और रेस्टोरेंट पे चले जाएंगे। इसके बाद इस कंपटीशन के कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नो सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री, द मार्केट इज रिलेटिवली कॉन्टेस्टेबल, क्योंकि जो बैरियर है उनमें मुश्किलात नहीं है, तो नई दुकानें बन सकती हैं, तो इस तरह से उनमें कॉन्टेस्ट रहेगा, मुकाबला रहेगा। डिफरेंशिएशन इंक्रीजेस कंज्यूमर चॉइस, दिस विल इंक्रीज द पोटेंशियल यूटिलिटी फॉर कंज्यूमर्स, मोर एफिशिएंट देन मोनोपोली। जब प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होगी तो लोगों के पास चॉइस होगी कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। मोर इन्फॉर्म कंज्यूमर्स ड्यू टू हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, वो कहते हैं ये कंपटीशन है, हर कोई अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करता है, तो जो कंज्यूमर है उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो वो इन्फॉर्म्ड होता है। Disadvantages can differentiation can be unnecessary. Product differentiation is the key determinant of monopolistic competition, but most often such differentiations have no value। For example, artificial difference create किया हुआ है, wasteful competition because resources spent on competitive advertisement against one and other spent on other projects for society। वो कहते हैं ये कंपटीशन जो है ना कुछ फजूल का भी होता है, कि आपस में कंपटीशन बनाया हुआ है और अपने एक ही बिजनेस के ऊपर इतना पैसा खर्च करते जा रहे हैं, तो अपने उस पैसे को किसी और बिजनेस में लगा सकते थे, लेकिन वो कंपटीशन की वजह से एक ही बिजनेस के ऊपर इतनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के खर्चे कर रहे हैं। फर्म प्रोड्यूसेस द गुड्स ऑन रिलेटिवली हाई कॉस्ट इन कंपैरिजन विद परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो वो कहते हैं वो तो परफेक्ट कंपटीशन जो था उसमें तो सब ने एक जैसी कीमत रखी थी, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ज्यादा इसमें गुड्स वगैरह, फर्म प्रोड्यूसेस द गुड्स ऑन रिलेटिवली हाई कॉस्ट इन कंपैरिजन, क्योंकि उसे पता है कि वो प्राइस डिफरेंट रख सकती है, तो खर्चा ज्यादा करेगी तो ज्यादा कॉस्ट रख लेगी। वहां पर उसे जो कास्ट करते हुए बड़ा एहतियात होता था, क्योंकि कीमत उसे पता थी मैंने अपनी मर्जी की ज्यादा नहीं रखनी। प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट, ये बिल्कुल वही सेम जो हमने पढ़े हैं, ये वही वाली बात है और कोई नहीं है। इसके बाद है ओलिगोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन। ए मार्केट स्ट्रक्चर इन व्हिच देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स सेलिंग सिमिलर और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। क्या है? देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स। मोनोपोली में एक था, मोनोपोलिस्टिक में कंपटीशन था, यहाँ पर चंद बस दुकानें हैं। फ्यू लार्ज फर्म्स विद ए हाई कंसंट्रेशन रेशो, देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स इन डिसीजन मेकिंग। देखें वहां पर जो कंपटीशन था ना वहां सारे आजाद थे। मोनोपोली में थी एक दुकान, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में 5-6 दुकानें थी, लेकिन सबका मुकाबला था। जहां पर ओलिगोपोली में जो 2-3 दुकानें हैं, इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड कर रही हैं। क्यों? इट इज द यूनिक फीचर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट दैट द पॉलिसीज ऑफ एवरी प्रोड्यूसर डायरेक्टली अफेक्ट अदर, because the products are good substitute। A firm is not certain how its rivals will respond to an action initiated। आगे हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह से interdependence basically है। Firm spends more advertisement due to interdependence and being good substitute। Uniformity in size of entities is rare in oligopoly। Firm can be very large or dominant and other firms may be of small size। Demand curve cannot be drawn accurately and with definiteness। आगे इसके एग्जांपल देखेंगे। बेसिकली इसकी टाइप्स हैं कि ओलिगोपोली के आगे एक्लूसिव और नॉन एक्लूसिव, तो उसमें इसके मेन फीचर्स का हमें पता चलेगा।